वेलकम टू हिस्ट्री विद एहसन, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया के तमाम 195 कंट्रीज एक एक करके और उनकी कंप्लीट हिस्ट्री के साथ। सोचो एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पहले लोगों ने इतनी बड़ी पिरामिड्स बनाई कि आज तक दुनिया हैरान है। आज मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है और इसका एक हिस्सा एशिया में भी आता है, जो इसे एक यूनिक कंट्री बनाता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 110 मिलियन है और सबसे अमेजिंग बात यहाँ है पिरामिड्स ऑफ गिजा और दरियाए नील, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। और यहाँ से शुरू होती है एक पुरानी और मिस्टीरियस कहानी। सोचो आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादा लोग जंगलों और छोटी छोटी ट्राइब्स में रहते थे, तब एक जगह ऐसी थी जहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे बल्कि एक एडवांस सिविलाइजेशन बना रहे थे, और वो जगह थी इजिप्ट। हर साल दरियाए नील के किनारे पे फ्लड आता था जो जमीन को इतना फर्टाइल बना देती थी जो लोग आसानी से खेती कर सकते थे। यहाँ से बनी दुनिया की पहली ग्रेट सिविलाइजेशन में से एक एशियन इजिप्ट। ये लोग सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, ये लोग बिल्डर्स थे, आर्टिस्ट थे और इंटेलिजेंस प्लानर। इन्होंने शहर बनाए, टेंपल बनाए और अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जहां हर इंसान का एक रोल होता था। फेरो सिर्फ किंग नहीं होते थे, लोग उसे एक गॉड जैसा लीडर समझते थे। उनका बिलीफ सिस्टम, उनके कल्चर और उनकी डेली लाइफ सब कुछ दरियाए नील के अराउंड रिवॉल्व करती थी। और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हो गई कि इसने दुनिया की हिस्ट्री पर अपना परमानेंट मार्क छोड़ दिया। लेकिन इजिप्ट हमेशा इतना पावरफुल नहीं था। टाइम के साथ साथ इस पर कई पावरफुल एम्पायर्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया। सबसे पहले इजिप्ट खुद एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था जहां फेरोज रूल करते थे। उनका एम्पायर इतना पावरफुल था कि वो अपने आसपास के एरियाज को भी कंट्रोल कर। लेकिन फिर हिस्ट्री ने एक नया टर्न लिया। 332 बीसी में एक फेमस कॉन्करर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने इजिप्ट को जीत लिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने उसे वेलकम किया क्योंकि वो उन्हें लिबरेटर लगता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद इजिप्ट पर ग्रीक रूलर्स का कंट्रोल हो गया, जिसे हम टोलोमिक एम्पायर कहते हैं। इस दौर में एक फेमस क्वीन हुई क्लोईपत्रा। लेकिन क्लोईपत्रा के बाद इजिप्ट फिर से एक और पावरफुल एम्पायर के हाथ चला गया, रोमन एम्पायर। रोमन्स ने इजिप्ट को अपना एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस बना लिया क्योंकि ये उनके लिए फूड और वेल्थ का मेजर सोर्स था। फिर वक्त गुजरता गया और इजिप्ट पर और भी एम्पायर्स आए, जैसे इस्लामिक खलीफाज जिन्होंने यहाँ इस्लाम इंट्रोड्यूस किया, और बाद में ओटोमन एम्पायर जिसने कई सालों तक इजिप्ट पर रूल किया। हर कॉन्करर ने इजिप्ट पर अपना अपना असर छोड़ा, कल्चर बदलता गया, रूलर्स बदलते रहे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, इजिप्ट की इम्पोर्टेंस। ये हमेशा से एक पावरफुल और वैल्यूएबल लैंड रही है जिसे हर एम्पायर अपने कंट्रोल में लेना चाहता। लेकिन इजिप्ट की कहानी सिर्फ पुरानी सिविलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं रही। मॉडर्न टाइम में भी इजिप्ट ने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी स्ट्रगल की। 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी के स्टार्ट में इजिप्ट पर ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था। ब्रिटिश लोग यहाँ से अपने फायदे के लिए रूल कर रहे थे, खास तौर पर स्विस कैनाल की वजह से, जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट में से एक था। इजिप्ट के लोग इस कंट्रोल से खुश नहीं थे और धीरे धीरे रेजिस्टेंस शुरू हुआ। Naturally attracted quite a crowd on the opening day of the Suez Conference. 22 nations were represented, only 2 countries, Egypt and Greece. 1919 में एक बड़ी रेवोल्यूशन हुई जहां आम लोग, स्टूडेंट्स और लीडर्स सब मिलकर सड़कों पर आ गए। उनका एक ही डिमांड था, फ्रीडम। इस मूवमेंट को लीड करने वाले इम्पोर्टेंट लीडर थे साद ज़गलूल। उन्होंने लोगों को यूनाइट किया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार 1922 में ब्रिटिश ने इजिप्ट को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस दे दी। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कंट्रोल अभी भी पूरी तरह इजिप्ट के पास नहीं था, इसीलिए कुछ सालों बाद एक और पावरफुल मूवमेंट आया। 1952 में एक रेवोल्यूशन हुई जिसे लीड किया जमाल अब्दुल नसीर ने। इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की को खत्म किया और इजिप्ट को एक
प्रॉपर इंडिपेंडेंस रिपब्लिक बना दिया। नासिर ने सिर्फ इंडिपेंडेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया बल्कि इजिप्ट को एक मॉडर्न और पावरफुल नेशन बनाने की कोशिश भी की। और इसी तरह स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और लीडरशिप के बाद इजिप्ट ने अपनी असल आज़ादी हासिल की। इंडिपेंडेंस के बाद इजिप्ट के लिए जर्नी बिल्कुल आसान नहीं। कंट्री को एक तरफ डेवलपमेंट करना था और दूसरी तरफ वार्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना। 6 में एक बड़ा क्राइसिस आया, स्विस क्राइसिस, जब लीडर जमाल अब्दुल नसीर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया तो ब्रिटिश, फ्रांस और इसराइल ने इजिप्ट पर अटैक and the United States of America. This is the story of the Suez Crisis. करती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजिप्ट ने अपनी पोजीशन को डिफेंड कर लिया। इसी के बाद इजिप्ट ने अपनी पोजीशन को डिफेंड कर ली। इसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स रुके नहीं। इजिप्ट ने इसराइल के साथ कई वॉर्स की, खास तौर पर 1967 और 1973 के वॉर्स, जिन्होंने पूरे रीजन को हिला कर रखा। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 1979 में इजिप्ट ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की और मिडल ईस्ट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट बना। इसी के बाद इजिप्ट ने अपनी फोकस बदली वार से ज्यादा डेवलपमेंट पर। आज का इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है जहां मॉडर्न सिटीज, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म तेजी से ग्रोथ कर रहा है। कायरो जैसे शहर आज मॉडर्न लाइफ का सिंबल, लेकिन साथ ही इजिप्ट अपनी एशियन हिस्ट्री को भी प्राउडली प्रिजर्व करता है। यानी एक ऐसा मुल्क जो वार और स्ट्रगल से गुजरा और अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद आज के इजिप्ट की बात करें तो ये एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन आज भी लगभग 110 मिलियन, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में से शामिल करती है। इकोनॉमी के एक बड़ा हिस्सा स्विस कैनाल से आता है, जहां से हर साल हजारों शिप्स गुजरती हैं जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टूरिज्म में इजिप्ट की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पार्ट। लोग दुनिया भर से यहाँ पिरामिड्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने आते हैं। एजुकेशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और यूनिवर्सिटीज मॉडर्न सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। और अगर वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो इजिप्ट मिडल ईस्ट और अफ्रीका के बीच एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, जो इसे पॉलिटिक्स, ट्रेड और कल्चर में एक इम्पोर्टेंस कंट्री बना। यानी इजिप्ट सिर्फ अपनी हिस्ट्री की वजह से नहीं बल्कि अपनी करंट पावर और पोजीशन की वजह से भी दुनिया में इम्पोर्टेंट है। और ये थी इजिप्ट की कहानी। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे किसी और कंट्री को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।